हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था एरे डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो हमारी जो ECMAScript की अभी सीरीज चल रही है, जो ट्यूटोरियल चल रहा है, उसमें हमारा जो डेवलपर है वो काम कर रहा है ओल्ड जावास्क्रिप्ट के अंदर और उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो उनके हिसाब से ECMA स्टैंडर्ड कैसे उनको बता रहा है कि किस तरह से स्टैंडर्ड्स जो डिफाइन किए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसका इस्तेमाल करिए और आप अपने प्रोग्रामिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है, तो उस कहानी को आगे लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर। उससे पहले कि अगर मैं यहाँ पे जो भी बोलूँ, स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँ या जो भी डिस्ट्रक्चरिंग में कुछ यूज़ करता हूँ, तो जो चीज़ें हमने पहले कर ली है रेस्ट पैरामीटर और स्प्रेड ऑपरेटर, आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो। अगर जो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके बारे में है ये चीज़ कि आप पहले वीडियो जाके देख सकते हो। अगर इसमें कुछ समझ में ना आए तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो हमने एरे डिस्ट्रक्चरिंग देख लिया था कि किस तरह हम लोग एरे जो डिफाइन होता है उसी के एलिमेंट्स को लेके एक डिस्ट्रक्चर फॉर्म क्रिएट करते हैं और वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं बिना एरे इंडेक्स के इस्तेमाल करके। सेम तरीका होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। अब होता यह है कि हम पहले जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो किस तरह से होता था, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन करके कुछ यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ और नेम में मैं अपना नाम डालता हूँ जैसे कि मिहिल। फिर यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ईमेल जो है उसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे ईमेल। फिर ईमेल के अंदर मैं कुछ ईमेल के लिए mihil@gmail.com मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर चाहे तो मैं डाल सकता हूँ, फ़ोन नंबर कोई भी। अब अभी नंबर्स डाल देंगे हम लोग यहाँ पे 99999। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारा जो डेवलपर है वो क्या करता है, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट में से कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएंगे। और मान लीजिए कि मुझे ईमेल करना है यहाँ पे एक्सेस, तो मैं डॉट ईमेल यहाँ पे लिखूंगा। चलिए रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा हमने जो क्रिएट किया है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर, और फिर हमें एक ईमेल आईडी भी मिल जाएगा mihil@gmail.com, जो कि हमने इस ऑब्जेक्ट में से एक्सेस किया है। चलिए, तो ECMA स्टैंडर्ड वालों ने ऑलरेडी बताया कि भाई हमने एरे को डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं वो हमने सिखाया है। सेम तरीके से आप ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रक्चराइज कर सकते हो। तो बोले वो कैसे होगा, तो बोले कुछ डिफरेंस यहाँ पे इतना नहीं होगा, एरे में जिस तरह से होता है ठीक उसी तरह से ऑब्जेक्ट में भी होगा, लेकिन फर्क क्या आएगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट करके एक और वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, हम लोग एरे लेते थे एरे के डिस्ट्रक्चरिंग के वक्त, और यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट की सिंटैक्स है। चलिए, अब यहाँ पे करना ये है कि देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी में क्या है, एक नेम है, ईमेल है और फोन है। तीन एलिमेंट यहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे तीन वेरिएबल लेने हैं, नेम लेना है, ईमेल लेना है और फोन यहाँ पे ले लिया हमने। और यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट वन का डिस्ट्रक्चरिंग, मतलब जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है उसका डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। अब मैं यहाँ पे console.log करवाऊंगा और इसमें ईमेल लिखूंगा। चलिए रिफ्रेश करते हैं हमारे पेज को, यहाँ पे आएंगे तो देखिए दोनों में आउटपुट में हमारा ईमेल आ रहा है। अब तरीका क्या है कि यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट डॉट करके प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेस करनी पड़ी और यहाँ पे डायरेक्टली अब मैं वेरिएबल एक्सेस कर सकता हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई भी चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे ईमेल है, मैंने ईमेल वन लिख दिया, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे ईमेल वन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो क्या चीज आएगी, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों, तो ध्यान रहे जैसा कि मैंने एरे में भी बोला था, यहाँ पे भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर एरे डिस्ट्रक्चरिंग में आपने मिस किया हो या पता ना चला हो तो आपके पास जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, अब एरे के केस में तो क्या था कि हमने सिर्फ वैल्यूज डिफाइन की थी, तो आप यहाँ पे वेरिएबल्स ले रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर खास ध्यान रखना है आपको कि आपकी प्रॉपर्टी का जो नाम है, जैसे कि नेम लिया है, ईमेल लिया है, फोन लिया है, वो जो नाम है वही यहाँ पे आपका डिस्ट्रक्चरिंग के वक्त रहना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ईमेल वन कर दिया है तो मुझे यहाँ पे वेरिएबल में भी ईमेल वन ही लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया।
तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम लोग की वैल्यू के पेयर में जो है वो क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो जो की वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे वेरिएबल के साथ मैचअप होनी चाहिए, वो जरूरी है। तो यहाँ पे अगर मैंने ईमेल वन हटा दिया और वापस ईमेल ही कर दिया है सिंपल, तो देखिए अब वापस हमारा अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की उसका नेम और जो डिस्ट्रक्चर में आप वेरिएबल लिखो वो भी वेरिएबल आपके सेम होने चाहिए प्रॉपर्टी के नाम के अनुसार। ठीक है, तो ये हो गया आपका काम यहाँ पे। चलिए दूसरी बात कि स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल अगर करना चाहे तो हम लोग कैसे कर सकते हैं या किस तरह से चले, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर करना हो तो क्या करें। तो मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्स्ट। अब देखते हैं कि क्या होता है। मैंने यहाँ पे नेम लिया, फिर 3 डॉट किए और यहाँ पे मैं पैरामीटर ले लेता हूँ सपोज, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट 1 जो है उसको रख दिया। अब यहाँ पे जो नेम आता है वहां पे आपको एक एरर का मैसेज दिखाई देगा कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नेम। ध्यान रखें क्योंकि हमने जब यहाँ पे ऑलरेडी रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर नेम का वेरिएबल लिख दिया है तो यहाँ पे दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल के लिए इस लाइन को कमेंट कर देंगे। ये मैं साथ साथ में आपको एरर और जो नोटिस आ रही है वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप प्रोग्रामिंग करने बैठो और ऐसी कोई एरर आए तो आपको जल्द से जल्द पता चल जाए कि ये एरर इस वजह से है। चलिए हम लोग पैरामीटर को यहाँ पे कंसोल करवाते हैं। हमारा जो पैरामीटर वाला वेरिएबल है वो रिफ्रेश करवाएंगे तो देखिए उसमें ईमेल और फोन नंबर ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गया। तो जैसा कि हमको पता है कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है कि जैसे ये पहला पैरामीटर नेम, तो उसने नेम की वैल्यू यहाँ पे मिहिल ले ली होगी। अब जब मैंने दूसरे पैरामीटर में स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके पैरामीटर लिया है तो बाकी की जितने भी एलिमेंट्स है, प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट की, वो सारी की सारी पैरामीटर में एज अ ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगी। अब उसमें से ईमेल को एक्सेस करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, ईमेल पैरामीटर डॉट ईमेल मैं यहाँ पे लिखूँ, रिफ्रेश करूँ तो आ गया हमारा ईमेल। तो ये तरीका है आपका स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके किस तरह से आप काम करवा सकते हो। चलिए, तो ये हो गया आपका एरे डिस्ट्रक्चरिंग और यहाँ पे हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। चलिए ये बात यहाँ तक खत्म। अब एक और चीज करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। मान लीजिए कि यहाँ पे केस ऐसा आया है कि भाई मेरे पास यहाँ पे सिटी करके एक प्रॉपर्टी है मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर। अब सिटी के अंदर भी मेरे पास बहुत सारी सिटी के ऑप्शन है। अगर ऐसा कोई केस हुआ तो क्या करेंगे। सिटी तो है ही, लेकिन उसमें भी मेरे पास दो सिटी है, एक XYZ करके कुछ है और दूसरी मेरे पास है ABC करके कोई सिटी है। यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं C1 करके और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं C2 करके और यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। तो ये चीज हो गई हमारी यहाँ पे इस तरह से। तो एक ऑब्जेक्ट है हमारा सिटी का, उसके अंदर भी C1 और C2 करके दो सिटी हमारी पड़ी है XYZ और ABC। अब ऐसे केस में डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करोगे ऑब्जेक्ट की, देखो अब मैं यहाँ पे पैरामीटर जो है उसी को स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू जाऊंगा और यहाँ पे मैं कंसोल करवाऊंगा। तो अब होगा ये, जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, हमें ईमेल फोन के साथ साथ सिटी भी एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। लेकिन अब मान लीजिए कि स्प्रेड ऑपरेटर मुझे नहीं करना है तो मुझे ईमेल लिखना पड़ेगा, फोन नंबर लिखना पड़ेगा। अब मान लो कि ईमेल और फोन नहीं चाहिए तो सीक्वेंस मेंटेन रखने के लिए आपको ईमेल और फोन को एज अ ब्लैंक यहाँ पे इस तरह से छोड़ना पड़ेगा, जैसा कि हमने एरे में भी छोड़ा था। जो नए लोग हैं उनको पता नहीं चल रहा है तो पिछला वीडियो एरे डिस्ट्रक्चरिंग का भी देख सकते हो, उस पर मैंने सीक्वेंसिंग के बारे में बोला है। अब बारी आती है सिटी की। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ईमेल और फोन दोनों को रखते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले कि डिस्ट्रक्चर कैसे हुआ पूरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे फोन नंबर लिखा हमने। अब बारी आती है सिटी C1 और C2 की, मतलब कि सिटी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है और उसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑब्जेक्ट। तो अभी हमें डिस्ट्रक्चरिंग में क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है, पूरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चराइज करने के लिए जो मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का पार्ट है सिटी वाला, उसको कैसे लिखा जाएगा डिस्ट्रक्चरिंग में। तो यहाँ पे हम लोग सिटी लिखेंगे, फिर कॉलन करेंगे और यहाँ पे हम लोग C1 और यहाँ पे C2 का इस्तेमाल करेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया।
अब डिस्ट्रक्चर हो गया है तो क्या हो गया है, ये सीटी की प्रॉपर्टी, ये सीटी के प्रॉपर्टी के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट था C1 C2 प्रॉपर्टी के साथ, तो उसका हमने डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग एक्सेस करेंगे डायरेक्टली C1 को। जैसे ही हम लोग C1 को एक्सेस करेंगे तो XYZ जो है हमारा आउटपुट आ गया। C1 के सामने क्या है, हमारा XYZ आउटपुट है, तो वो यहाँ पे आ गया हमारा। अगर C2 की वैल्यू एक्सेस करनी है तो यहाँ पे डायरेक्टली C2 लिख दीजिए। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो अब ये चीज आ जाएगी। अब कोई ये बोलेगा कि मैं सीटी को डायरेक्टली एक्सेस करूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। सीटी को आप एक्सेस नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि अब ये डिस्ट्रक्चर हो चुका है। अब सीटी जो है वो प्रॉपर्टी हो गई है और उसके अंदर खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो उनकी प्रॉपर्टी C1 C2 है, तो आपको अब C1 C2 चाहिए। सीटी तो लेने का कोई फायदा है नहीं, डिस्ट्रक्चर हो गया है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू चाहिए। तो आपको C1 C2 की वैल्यू चाहिए, ना कि सीटी की। सीटी की वैल्यू तो C1 C2 में आ जाएगी, वो तो खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो आपको सीटी एक्सेस नहीं करना है, अब उनके जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली एक्सेस आप कर सकते हो। चलिए, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चरिंग। अब यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दिखा दूं पहले तो, कि एरे और ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चरिंग करने का फायदा है क्या। फायदा ऑलरेडी पता चल गया कि आप वेरिएबल्स डिफाइन करो और वेरिएबल्स को सीधा एक्सेस कर सकते हो अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। आपको एक ही बार मेहनत करनी पड़ती है, बार बार पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट और डॉट करके उनकी प्रॉपर्टीज या फिर एरे के इंडेक्स को लेकर आपको एक्सेस करना नहीं पड़ता है। ये एक फायदा तो है। लेकिन जब आप रिएक्ट में या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज पे काम करते हो फ्रेंड्स, तो आपके सामने कैसे केसेस आते हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन पड़ा है। अब ये फंक्शन क्या करता है, कैलकुलेट करता है कुछ भी, या फिर हम लोग कुछ भी फंक्शन का नाम दे दे कि भाई माय फंक्शन डेमो, डेमो करके मेरा एक फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है। चलिए, अब होगा ये कि आपका एक फंक्शन मल्टीपल चीजें जो है वो रिटर्न करता होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक मेरा वेरिएबल है और उसमें मैंने मेरा नाम डाला है मिहिल करके। अब फिर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट करके एक और चीज करता हूँ जहाँ पे टोटल आ रहा है 500, 500 का टोटल मेरा यहाँ पे आ रहा है, 500 यहाँ पे टोटल है। फिर कॉन्स्ट करके यहाँ पे मैं एक और चीज करता हूँ, मेरा ईमेल यहाँ पे आ रहा है। अब ईमेल जो है वो कुछ भी डाल देते हैं अभी के लिए, mail@gmail.com करके कुछ भी डाल दिया मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक और वेरिएबल आता है, मान लीजिए कि ये कोई सम करता है कोई वैल्यू का, तो जैसे कि 50 प्लस यहाँ पे मैं 60 कर देता हूँ, तो ये सम करता है। अब ये सारी चीजें एक साथ रिटर्न करवानी है तो कैसे करेंगे। अब फंक्शन में तो कोई एक ही चीज रिटर्न होगी, एक ही बार आप रिटर्न करोगे, बार बार तो रिटर्न करना नहीं है आपको। तो अब एक ही बार में जब आपको रिटर्न करना है तो आपके सामने ऐसा केस आएगा कि आप एरे बना दीजिए या फिर ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अगर एरे बनाया तो मैं यहाँ पे नेम पास करता हूँ, टोटल पास करता हूँ, ईमेल को पास करूंगा और यहाँ पे सम पास करूंगा। अब ये फंक्शन में कहीं पे भी कॉल करवाऊं, जैसे कि यहाँ पे मुझे कॉल करवाना पड़ेगा तो एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया कॉन्स्ट करके एरे वेर, एरे वेर करके मैंने यहाँ पे ले लिया। अब माय फंक्शन जो है डेमो मैंने यहाँ पे कॉल करवा दिया। अब हम लोग करते हैं console.log और एरे वेर जो है वो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कॉन्सोल करवाएंगे। रिफ्रेश करते हैं इस पेज को तो देखिए क्या आ रहा है, मिहिल आ गया 0 इंडेक्स पे, फिर यहाँ पे 500, फिर यहाँ पे मेल आईडी और यहाँ पे सम आ गया 50 प्लस 60 का 110। एरे के अंदर आ गया 0 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक हमें वैल्यू मिल गई। अब ऐसी सिचुएशन में आप डिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हो। अब डिस्ट्रक्चरिंग करवाने के लिए करना क्या है, ये जो एरे है उसको हटाता हूँ और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, देखो नेम वेरिएबल मेरा रिटर्न हो रहा है तो मुझे नेम वेरिएबल लिखना है, कॉमा करके मैं टोटल लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं ईमेल लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं सम लिख देता हूँ। अब यहाँ पे एरर क्यों आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, उसको हम लोग बंद कर देते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो ये बंद कर दिया मैंने यहाँ पे, तो अब हमारा वो चलेगा। तो नेम ईमेल आ गया। अब मैं टोटल को सीधा प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखो 500 हमारा यहाँ पे आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपका ये डिस्ट्रक्चरिंग काम करता है एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर। सेम चीज ये ऑब्जेक्ट से भी हो सकती है। इसको अगर मैं प्रॉपर्टीज क्रिएट कर दूं, नेम को की में डाल दूं और मिहिल उसकी वैल्यू कर दूं, सेम चीज मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूं और ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाऊं, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे भी मैं यहाँ पे वो चीज कर सकता हूँ। तो ये था फ्रेंड्स हमारा डिस्ट्रक्चरिंग पर
टॉपिक एरे डिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा और क्यों इस्तेमाल करना है और क्या वजह है इसका इस्तेमाल करने की, वो भी यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, और अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब खास करके करने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो रिएक्ट स्टार्ट होगा, उसके बाद जैसे जैसे वक्त मिलेंगे मैं अपलोड करता जाऊंगा जावास्क्रिप्ट और एक्मास्क्रिप्ट के अंदर जो टॉपिक रह चुके हैं उनको। अभी मैं सिर्फ उतना कवर कर रहा हूँ जितना रिएक्ट में काम में आने वाला है। बाकी जो एडिशनल चीजें वो मैं बाद में अपलोड करूंगा, तो आपको एटलीस्ट नोटिफिकेशन मिले, तो आप लोग वो टॉपिक आपका छूटे नहीं। बस खाली मेरा एक इंटेंस है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना, और कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी जरूर करिए। तो मिलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।